Bismillahirrahmanirrahim. Electric flux and Gauss's law. In this lecture, we will consider Van de Graaff generator, charge, electric field and electric flux for uniform electric field, electric flux for non-uniform electric field, few lines about Carl Friedrich Gauss, and in the last we will derive the Gauss's law for the point charge inside spherical surface as well as point charge inside non-spherical surface. Let us start. Van de Graaff generator. Van de Graaff generator 1929 में एक अमेरिकन फिजिस्ट रॉबर्ट जैमसन वैन डी ग्राफ ने इजाद किया। बेसिकली ये बनाया गया था सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करने के लिए और उन्हें एनर्जाइज करने के लिए, और ये एक लार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेटर है जिसके सरफेस के ऊपर स्टैटिक चार्जेस अकोमुलेट होते हैं। इसमें एक रोटेटिंग इंसुलेटिंग बेल्ट है जो चार्जेस को इस लार्ज मेटल शेल के ऊपर अकोमुलेट करती है। ये चार्जेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। 1933 में वैन डी ग्राफ के मेटल शेल के ऊपर इतना लार्ज स्टैटिक चार्जेस इकट्ठे हो गए थे कि उनका जो नेट पोटेंशियल है वो 7 मिलियन वोल्ट तक पहुंच गया था। अगर कोई आदमी इस मेटल शेल को टच करे तो इस मेटल शेल के ऊपर जो चार्ज है वो इंसान की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसका इफ़ेक्ट उसके बालों के ऊपर साफ नज़र आएगा। जब बालों के दरमियान रिपल्शन की फोर्सेस होगी तो ये बॉल टेंशन के अंदर आ जाएंगे जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। और चूंकि इसमें स्मॉल करंट फ्लो होता है जो कि माइक्रो एम्पेयर में है, ये हर्ट तो कर सकता है लेकिन इसमें कोई लाइफ रिस्क नहीं है। ये हाई वोल्टेज डिस्क जो है वो दूसरी एप्लीकेशंस में भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन चार्जेस को एक्सेलरेट करने के लिए आजकल तो बहुत सारे जनरेटर्स अवेलेबल हैं। आजकल इस वैन डी ग्राफ जनरेटर को जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, साइंस म्यूज़ियम में रखा जाता है या लैब्स के अंदर रखा जाता है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सबसे पहले हम एक क्लोज्ड बॉक्स लेते हैं और ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने कहा था कि मैसलेस रोप होती है। ये कैसे मुमकिन है कि एक रोप भी हो और उसका मैस ना हो? और इसी तरह फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये कैसे हो सकता है कि एक सरफेस हो और उसकी फ्रिक्शन ना हो? तो इसी तरह हमने ये सपोज़ कर लिया कि हमारे पास एक बॉक्स है, क्लोज्ड बॉक्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट ना करे, ऐसा हो सकता ही नहीं है। हमने ये सपोज़ किया है कि हमारे पास एक बॉक्स है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। इस बॉक्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज इनक्लोज है या नेगेटिव चार्ज इनक्लोज्ड है उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इस बॉक्स के करीब कोई टेस्ट चार्ज लेके अगर ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज अवे जाए, आउटवर्ड जाए, तो इसका मतलब है बॉक्स के अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो टेस्ट चार्ज आउटवर्ड फ्लो करेगा, नेगेटिव पॉइंट चार्ज होगा तो टेस्ट चार्ज टुवर्ड द बॉक्स मूव करेगा, तो इसका फ्लक्स होगा। ये जिस तरह जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इन्हें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कह रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ड होगा। अगर हम बॉक्स में चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल कर दें, यानी इसमें Q है और इसमें ये 2Q है, डबल पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके नतीजे में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने दिखाया है एक लार्जर वेक्टर से और एक स्मॉलर वेक्टर से। अगर वेक्टर स्मॉलर है तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, और अगर वेक्टर लार्जर है तो ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। और अगर हम बॉक्स की मैग्नीट्यूड सेम रखें, बॉक्स का साइज़ सेम रखें और चार्ज को डबल कर दें तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी डबल हो जाएगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा। और इसी तरह
अगर चार्ज को हमने डबल कर दिया, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, पहले केस में हमने पॉजिटिव चार्ज को डबल किया, दूसरे केस के अंदर नेगेटिव चार्ज को डबल किया, तो चार्ज को डबल करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड है तो बॉक्स में पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ड है तो बॉक्स में नेगेटिव चार्ज इनक्लोज होगा। ये हो सकता है कि किसी बॉक्स का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ज़ीरो हो, अगर तो उसके अंदर कोई पॉइंट चार्ज मौजूद नहीं है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा और उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़ीरो होगा। और अगर इस बॉक्स के अंदर एक डाइपोल मौजूद है, डाइपोल का मतलब है दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हों और उसके दरमियान कोई स्पेस हो, तो भी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगा। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड फ्लो कर रही हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आउटवर्ड फ्लो कर रही हैं, लिहाजा नेट फ्लक्स इसका ज़ीरो होगा। जितना इसका आउटवर्ड फ्लक्स है इतना ही इसका इनवर्ड फ्लक्स है, नेट फ्लक्स इसका ज़ीरो होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका ज़ीरो होगा। और तीसरी सूरत यह है कि अगर चार्ज इसके अंदर अनक्लोज नहीं है, चार्ज बाहर है, पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है जो इस बॉक्स के बाहर पड़ी हुई है, वहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज हो रही हैं और इस बॉक्स के अंदर फ्लो करेंगी और फिर आउट हो जाएंगी। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनवर्ड फ्लो कर रही हैं इतनी इलेक्ट्रिक लाइंस आउटवर्ड फ्लो हो रही हैं। जितना इसका इनवर्ड फ्लक्स है उतना ही इसका आउटवर्ड फ्लक्स है और इसका नेट फ्लक्स ज़ीरो होगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका ज़ीरो होगा। पहली सूरत में अगर इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, दूसरी सूरत में अगर इसके अंदर कोई डाइपोल मौजूद है, और तीसरी सूरत के अंदर अगर चार्ज है, चार्ज बॉडी आउटसाइड है और इनसाइड नहीं है, लाइनें फ़्लो इन भी हो रही हैं, फ्लक्स इन भी हो रहा है और फ्लक्स आउट भी हो रहा है, तो इस सूरत में भी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो तीन कंक्लूजन्स हम ड्रा कर सकते हैं और ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होगी गाज़ेस लॉ की। और एक तो कंक्लूजन ये है कि नेट इनवर्ड या आउटवर्ड फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द साइन ऑफ इनक्लोज चार्ज। नेट फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है? चार्ज इनक्लोज के ऊपर। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फ्लक्स आउटवर्ड होगा, अगर चार्ज नेट चार्ज नेगेटिव है तो फ्लक्स इनवर्ड होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि चार्जेस आउटसाइड द इनक्लोज सरफेस डू नॉट कंट्रीब्यूट इन द फ्लक्स। अगर कोई चार्जेस आउटसाइड पड़े हुए हैं, बॉक्स में नहीं हैं, तो वो फ्लक्स के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि नेट फ्लक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड, जो कि गाज़ेस लॉ की डायरेक्ट स्टेटमेंट है। जितना बॉक्स के अंदर चार्ज होगा उसका फ्लक्स भी इतना ही ज़्यादा होगा और ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है गाज़ेस लॉ की। अगर बॉक्स का साइज़ सेम है और इनसाइड इनक्लोज्ड चार्ज को डबल कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी डबल हो जाएगा और इसका फ्लक्स जो है वो भी डबल हो जाएगा। फील्ड और फ्लक्स दोनों डबल हो जाएंगे। और दूसरी सूरत ये है कि चार्ज वही रखा जाए, ये पहली और तीसरी फिगर के अंदर अगर चार्ज को सेम रखा जाए, क्यू इधर है क्यू इधर है, और बॉक्स की डायमेंशंस को डबल कर दिया जाए। पहले केस में हमने चार्ज की मैग्नीट्यूड को डबल किया था, डायमेंशन सेम रखी थी। दूसरे केस के अंदर हमने चार्ज सेम रखा हुआ है और डायमेंशन डबल कर दिए। अगर हम डायमेंशंस को डबल कर देंगे तो इसका फील्ड 1/4 रह जाएगा और इसका फ्लक्स सेम रहेगा। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 रह जाएगा और इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सेम रहेगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इसके साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉलर बॉक्स के लिए भी सेम है और लार्जर बॉक्स के लिए भी सेम है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यहाँ से एक कंक्लूजन ये भी निकलती है। अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या चीज़। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कहते हैं नंबर ऑफ़ लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, और नंबर ऑफ़ लाइंस कोई भी हो सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड की भी नंबर ऑफ़ लाइंस हो सकती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी नंबर ऑफ़ लाइंस हो सकती हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी हो सकता है। अगर फाई ई है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और अगर यहाँ पर फाई और बी लगा दिया जाए कैपिटल बी तो फिर वो मैग्नेटिक फ्लक्स को इंडिकेट करेगा। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ़ लाइंस पासिंग थ्रू द यूनिट एरिया। दो चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाती हैं, एक तो एरिया है और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक सूरत तो ये हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो और एरिया फ्लैट हो। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है कि यहाँ पर कोई पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पड़ी हुई है
और इस साइड में कोई नेगेटिवली चार्ज प्लेट पड़ी है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज हों पॉजिटिव से और जाएं नेगेटिव की तरफ, तो ये नंबर ऑफ़ लाइंस यहाँ पे सेम हैं, यूनिफॉर्म है, हर पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ़ लाइंस यूनिफॉर्म है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। पहले हमने एक ऐसा केस कंसिडर करना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, और दूसरी सूरत क्या हो सकती है कि जो एरिया है वो फ्लैट है, जो सरफेस हो वो फ्लैट हो, जो सरफेस एरिया है वो फ्लैट है। जो सरफेस एरिया है ये वेक्टर क्वांटिटी है कि जो सरफेस एरिया की डायरेक्शन है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। अगर इस सरफेस को यूं रखा जाए, वर्टिकल रख दिया जाए, तो ये हॉरिजॉन्टल इसके एरिया की डायरेक्शन होगी, और अगर इसी सरफेस को हम यूं हॉरिजॉन्टल में रख दें तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में एरिया की डायरेक्शन होगी। तो जो एरिया की डायरेक्शन है वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो सकती है। पहली सूरत यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहा है और इसके रास्ते में एक सरफेस एरिया रख दिया, और सरफेस एरिया की जो डायरेक्शन है वो फील्ड के साथ है। और अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान ज़ीरो एंगल बने, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस पास करेंगी, यानी इसका फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। और अगर ऐसा हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में जा रही हैं और एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो और उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, तो इसमें मिनिमम फ्लक्स होगा, नंबर ऑफ़ लाइंस मिनिमम पास करेंगी, इसका जो फ्लक्स है वो मिनिमम होगा या ज़ीरो होगा। और तीसरी सूरत यह है कि अगर उसका कोई वेक्टर एरिया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कोई एंगल फ़ाई बना रहा है, तो ये तीसरी सूरत है, तो फिर उसका जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा फ़ाई के ऊपर, कॉस फ़ाई के ऊपर। तो अब इस एरिया के दो कंपोनेंट होंगे, एक एरिया का वो कंपोनेंट होगा जो फील्ड के साथ पैरेलल होगा, और इस एरिया का दूसरा कंपोनेंट जो फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा। जो फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा ये वाला कंपोनेंट ये फ्लक्स के अंदर कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, इसकी वजह से फ्लक्स नहीं बनता, और इसका दूसरा कंपोनेंट जो इसके साथ पैरेलल होता है जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, यही फ्लक्स को कंट्रीब्यूट करेगा। यानी ए का कौन सा कंपोनेंट होगा, ए कॉस फाई, ए कॉस फाई और ए, इसका जो प्रोडक्ट है ये होता है फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर साथ में कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम है, तो फिर कैसे खुलेगा, ये डॉट के साथ खुलेगा, और ये स्केलर प्रोडक्ट है, ये खुलेगा ई डॉट ए, ई डॉट ए, ई ए कॉस फाई। तो जो फ्लक्स है उसके यूनिट होंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो फ्लक्स स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होने का मतलब है कि लाइनें क्लोज़र हैं पर यूनिट एरिया, तब भी फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरा फैक्टर जो है वो एंगल है दोनों के दरमियान, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के दरमियान एंगल। अगर एंगल ज़ीरो है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और एंगल 90 डिग्री है तो फ्लक्स जो है वो ज़ीरो या मिनिमम होगा, और एंगल अगर ज़ीरो और 90 के दरमियान है तो फ्लक्स की वैल्यू भी कोई इंटरमीडिएट ही होगी। दूसरी सूरत यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो। पहले हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म था, अब के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे नॉन यूनिफॉर्म है कि हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो यहाँ पे हमने रख लिया है। अब हम इस पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, और इन्फिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो ये ऐसा केस है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर किया गया है। फिर उसके अलावा हमने यहाँ पर एक स्फीयर ली जिसका रेडियस आर था। अगर हम स्फीयर का छोटा सा पैच ले लें तो ये जो सरफेस एरिया होगा वो फ्लैट नहीं होगा बल्कि कैसा होगा, कर्व्ड होगा। तो ये दूसरा केस है कि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसी फिगर में फाइंड करें जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म नहीं है और जिसका जो एरिया है सरफेस एरिया वो फ्लैट नहीं है बल्कि कर्व्ड है। अगर ऐसी सूरत हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए, हम एक सरफेस ले लेते हैं जिसका हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है। उस सरफेस को हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर लेना है और उसका जो एरिया है वो डी ए हमने कह देना है। हर एरिया में से फ्लक्स को फाइंड कर लेना है और सारे फ्लक्सेस को ऐड कर लेना है, तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा इस स्फीयर का। इसका फार्मूला बनेगा फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई कॉस फाई इंटू डी ए, या फिर हम कहेंगे ई परपेंडिकुलर इंटू डी ए, ई डॉट डी ए इसका सरफेस इंटीग्रल।
तो अगर हम सरफेस इंटीग्रल ले लें, देखें अगर हमने इसके सरफेस के ऊपर एक स्फीयर है जिसका रेडियस r है, इसकी सरफेस के ऊपर एक छोटा सा पैच हमने ले लिया जिसका एरिया dA है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, एरिया की डायरेक्शन भी आउटवर्ड है। इस केस में हम ये देख सकते हैं कि दोनों के दरमियान एंगल ज़ीरो है, यानी कि दोनों पैरेलल हैं, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पैरेलल होंगे तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस पास करेंगी और इसका फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और ये तो छोटी एक स्फीयर थी जिसका रेडियस r था। अगर हम एक बड़ी स्फीयर को कंसिडर कर लें जिसका रेडियस 2r है, तब भी इसका जो फ्लक्स है वो वही होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1/4 रह जाएगी, लेकिन इसका जो फ्लक्स है वो सेम रहेगा। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और कर्व्ड सरफेस के लिए फार्मूला वही रहेगा, E.dA। जस्ट आपने इंटीग्रेट कर लेना है, आपने हर पैच का अलग से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करके इसको आपने इंटीग्रेट कर लेना है, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। कार्ल फ्रेडरिक गास, ये एक जर्मन मैथमेटिशियन और फिज़िस्ट थे और इनका मैथमेटिक्स में और फिज़िक्स में दोनों में बहुत काम था। वो फील्ड जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड थे उनमें अलजब्रा, डिफरेंशियल ज्योमेट्री, रियल एनालिसिस, नंबर थ्योरी, बेल कर्व, नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्रीज, एस्ट्रोनॉमी में बहुत काम है इनका, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में भी इनका बहुत काम है। इनके नोटेबल स्टूडेंट्स के अंदर ल्यूडविग, वोल्फगैंग, किरचॉफ, एर्नेस्ट और गोल्डस्मिथ का नाम नुमायां है। अब हम गाउस लॉ की तरफ आते हैं और इसे हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि गाउस लॉ के लिए क्या फार्मूला हमारे पास बनता है। पहली बात तो यह है कि गाउस लॉ जो है दिस इज़ एन अल्टरनेटिव टू कूलम्स लॉ। ये कूलम्स लॉ का अल्टरनेटिव है। जो काम कूलम्स लॉ कर सकता है वही गाउस लॉ करेगा। कूलम लॉ की हेल्प से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं और गाउस लॉ की वैल्यू से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कूलम्स लॉ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसकी जो कैलकुलेशंस है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, लेकिन गाउस लॉ बिल्कुल सिंपल है। जब हम इसके न्यूमेरिकल हल करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बिल्कुल सिंपल सा लॉ है और इस लॉ की हेल्प से हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। और ये जो गाउस लॉ है दिस इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज और फील्ड के दरमियान एक रिलेशनशिप है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई ए और इसमें क्यू और एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई और चार्ज क्यू के दरमियान एक रिलेशनशिप है और इसे हम कहते हैं गाउस लॉ। और गाउस लॉ की ये स्टेटमेंट है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो चार्ज इनक्लोज की मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। और सपोज़ कि हमारे पास एक चार्ज इनक्लोज्ड है क्यू और एक सरफेस हमने ले ली, गॉसियन सरफेस है जो स्फीयर की फॉर्म में, गॉसियन सरफेस है जो एक स्फीयर की फॉर्म में है जिसका रेडियस r है, क्यू चार्ज इसके अंदर इनक्लोज है। अब ये जो हमने गॉसियन स्फीयर ली है इस स्फीयर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू r डिस्टेंस के ऊपर हर जगह पर सेम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है। उसके बाद ये पैच एरिया है और उसका एरिया dA है। और यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया की डायरेक्शन को देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है और एरिया भी आउटवर्ड है, तो दोनों के दरमियान एंगल जो है वो ज़ीरो बन रहा है। इसका जो फ्लक्स होगा फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस फाई, और यहाँ पर जो फाई है वो ज़ीरो है क्योंकि एरिया और ई की डायरेक्शन सेम है, ज़ीरो है। आप इसको समेशन ले लें, आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करने के बाद इसका जो फार्मूला है वो निकलेगा ई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है इसकी सरफेस के ऊपर वो हमें पता है, उसका फार्मूला हम पहले ही डिराइव कर चुके हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर r स्क्वायर। और रेडियस का ये जो गॉसियन सरफेस है और उसके बाद एरिया है, चूँकि ये स्फीयर है, स्फीयर का जो एरिया है वो 4 पाई r स्क्वायर होता है, तो 4 पाई r स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा और बाकी आपके पास रहेगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये इसकी डेफिनेशन बन गई गाउस लॉ की कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज इनक्लोज्ड, और इसमें चार्ज इनक्लोज्ड क्यू है तो ये क्यू और एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अगर इसके अंदर चार्ज इनक्लोज माइनस क्यू होता तो इसकी इक्वेशन आ जाती माइनस क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इसमें एक चार्ज के बजाय कई चार्ज होते, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, कई चार्जेस होते, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो नेट चार्ज इनक्लोज्ड है वो क्यू इनक्लोज्ड है। तो क्यू इनक्लोज को हम कहते हैं Q1 + Q2 + Q3 एंड सो ऑन।
तो इसकी इक्वेशन बन जाती है फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप बड़ी स्फीयर के ऊपर देखें तो बड़ी स्फीयर के ऊपर भी एरिया और फील्ड की डायरेक्शन एक ही है, यानी फाई जो है वो ज़ीरो है। और बड़ी सरफेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की ई की जो वैल्यू है वो सेम है हर पॉइंट के ऊपर। और ये भी देख लें कि जितनी नंबर ऑफ़ लाइंस इस छोटे सरफेस एरिया में से पास कर रही हैं उतनी ही नंबर ऑफ़ लाइंस इस बड़ी सरफेस एरिया में से पास कर रही हैं। इसका ये मतलब है कि इसका जो फ्लक्स है वो सेम है। जो फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस के रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक किस पे डिपेंड करता है, चार्ज इन क्लोज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर एक बड़ी स्फीयर ले ली जाए जिसका रेडियस 2r हो जाए तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कम हो जाएगा, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, और इसका फ्लक्स जो है वो सेम रहेगा। यही पॉइंट चार्ज लेना है जिसको एक नॉन सफेरिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज कर लेना है। ये वही हमारे पास स्फीयर है जिसका रेडियस r है, जिसके अंदर एक चार्ज इनक्लोज है प्लस q। इसको हमने एक बड़ी नॉन सफेरिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज कर लेना है। तो अगर हम इस तरह इनक्लोज कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इस नॉन सफेरिकल सरफेस के छोटे छोटे पैचेस बनाएंगे और हर पैच का अलग से फ्लक्स फाइंड करेंगे और तमाम फ्लक्सेस को ऐड कर लेंगे या उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगा और फार्मूला वही रहेगा। इस केस में हमने देखा कि अगर हमारी जो आउटर सरफेस है वो नॉन स्फेरिकल है तो इस केस में हो सकता है ऐसी सूरत हो कि एक सूरत में ई और एरिया कोई एंगल बना रहे हों फाई, तब इसके ऊपर तब भी वही रिलेशन लगेगा ई डॉट डी ए वाला। और ये जो इंटीग्रल है ये क्लोज्ड इंटीग्रल है, इसमें एक दायरा लगा हुआ है इंटीग्रल के साइन के ऊपर, एक सर्कल सा लगा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि सर्कल इंडिकेट्स दैट इंटीग्रल इज़ ऑलवेज टेकन ऑन द क्लोज सरफेस, कि इंटीग्रल जो है वो क्लोज सरफेस के ऊपर लिया जाता है। और अगर आप इसको हल करेंगे तो आपके पास फिर वही आंसर आएगा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये है कि जो फ्लक्स है वो बॉडी की शेप के साथ इंडिपेंडेंट है। एक तो रेडियस के साथ भी इंडिपेंडेंट है, रेडियस के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, चाहे स्फीयर छोटी हो चाहे बड़ी हो उसका जो फ्लक्स है वही रहना है। और दूसरा कि क्लोज सरफेस चाहे स्फेरिकल हो चाहे नॉन स्फेरिकल हो चाहे क्यूब हो, तो वो उसके शेप से इंडिपेंडेंट है, फार्मूला उसको वही रहेगा, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई ऐसी सूरत हो कि एक हमारे पास क्लोज सरफेस है जो कि नॉन स्फेरिकल है और चार्ज उसके अंदर इनक्लोज नहीं है, चार्ज उसके बाहर इनक्लोज है, जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसके अंदर इन हो रही हैं, जितना फ्लक्स इन हो रहा है उतना ही फ्लक्स आउट हो रहा है, तो इसका जो फ्लक्स है टोटल फ्लक्स वो ज़ीरो होना चाहिए। अगर हम इसे गाउस लॉ के अंदर पुट कर देते हैं फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए, और इसका जो आंसर है वो होगा फाई इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। और क्यू तो चूंकि इसके अंदर इनक्लोज है नहीं, लिहाजा क्यू ज़ीरो हो जाएगा, क्यू अगर ज़ीरो हो जाएगा तो ये सारे आंसर ज़ीरो हो जाएगा, तो फाई इज इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका जो फ्लक्स है वो ज़ीरो है। वैसे भी हमें दिखने में भी यही लगता है कि जितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनवर्ड है उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउटवर्ड है, तो टोटल फ्लक्स इसका ज़ीरो है। और पहले भी हम कह चुके हैं कि अगर कोई चार्ज जो है वो बॉडी के अंदर इनक्लोज नहीं है तो वो इसके फ्लक्स के अंदर कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। जनरल फॉर्म ऑफ द गाउस लॉ, पहले हमने कहा था कि चार्ज एक ही चार्ज Q1 Q इनक्लोज्ड है। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक बॉडी हो और इसके अंदर बेशुमार मल्टीपल चार्जेस हों जो उसके अंदर इनक्लोज है, एक Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, एक की कुछ वैल्यू है, दूसरे की कुछ वैल्यू है, तीसरे की चार्ज की कुछ वैल्यू है, सारे इनक्लोज्ड हैं क्लोज सरफेस के अंदर। हो सकता है कि उनमें से कुछ पॉजिटिव चार्जेस हों और कुछ नेगेटिव चार्जेस हों, तो हमने क्या करना है, हमने उनका अलजेब्रिक सम ले लेना है। तो जो अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्जेस होगा वो होगा Q इनक्लोज्ड। तो इसकी जो जनरल फॉर्म बन जाएगी फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू की जगह यहाँ पर क्यू इनक्लोज का लफ्ज़ आ जाएगा और ये इसकी जनरल फॉर्म है। और इसकी बाकी जो इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे दिखाई गई हैं कि फाई इज इक्वल टू ई कॉस फाई डी ए, या फाई इंटीग्रल ई परपेंडिकुलर डी ए, या फिर क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन। तो ये इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म्स हैं, तो किसी भी फॉर्म के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर है जिसके अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है Q, और स्मॉल r इसका रेडियस है। हमने क्या करना है, इसका फ्लक्स फाइंड करना है इसकी सरफेस के ऊपर, और इसकी सरफेस के ऊपर चूँकि ये डिस्टेंस सेम है लिहाजा यहाँ पर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, और फार्मूला वही होगा, हम इसका पुट करेंगे जनरल फार्मूला फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ई परपेंडिकुलर डी ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर है, ये आर स्मॉल आर यूज़ हो रहा है जो इसका रेडियस है।
और चूंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है ओवर दिस इंटायर स्फीयर, लिहाजा ये कांस्टेंट जो क्वांटिटी है ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी और बाकी इंटीग्रल के अंदर रह जाएगा डी ए। तो अगर आप इसका इंटीग्रेट कर दें डी ए को तो ये आ जाएगा 4πr²। तो ये इसका जो है वो सरफेस एरिया आ जाएगा। सरफेस एरिया 4πr² होता है, इसके अंदर आप पुट करें तो Q/ε0 आंसर आ जाएगा। और अगर एक स्फीयर ऐसी ले ली जाए जिसके अंदर -q चार्ज इनक्लोज है और स्मॉल r इसका जो है वो रेडियस है, तो इस सरफेस के ऊपर, ये जो गाशियन सरफेस है इसके ऊपर चूंकि ये डिस्टेंस सेम है इसके मार्जिन के ऊपर, लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम होगी। और इसी तरह इसी क्वेश्चन के अंदर आप पुट कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई की वैल्यू सेम है, लिहाजा ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी। ये देखें ये वैल्यू बाहर आ गई और बाकी इंटीग्रल डी है, ये सरफेस एरिया है। आप इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -Q/ε0। तो पहले भी हम कह चुके हैं कि अगर चार्ज प्लस Q है तो इसका आंसर आएगा Q/ε0, और अगर चार्ज इसके अंदर इनक्लोज -Q है तो फिर -Q/ε0 आ जाएगा। और इसके अंदर अगर बहुत सारे चार्जेस इनक्लोज हैं तो फिर हम इसको एक जनरल टर्म में लिख सकते हैं Q enclosed/ε। Flux through an enclosed surface is directly proportional to the charge enclosed.